नमस्कार, पीजी फाउंडेशन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अपन जो पहला लेसन पढ़ रहे थे बायोलॉजी का पुष्पीय पादपों में लैंगिक चरण उसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करेंगे परागकोश का स्फुटन। ठीक है, तो इससे पहले अपन बात कर चुके थे पुष्पीय पादपों की जो संरचना है, उसके बाद में अपन पढ़ चुके थे वैसे कि निषेचन पूर्व की घटनाओं में पुंकेसर परागकोश की संरचना, लघु बीजाणु धानी की संरचना, लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु चतुष्क और अब पढ़ेंगे अपन परागकोश का स्फुटन। ठीक है भाई, तो अपन देखेंगे, देखिए परागकोश के स्फुटन में क्या होता है। देखो यहाँ एक परागकोश या अपन कहेंगे लघु बीजाणु धानी की जो संरचना ली है अपन ने, इसमें परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियां होती है। तो ये चारों कोष्ठ होते हैं। मैंने बताया भी था आपको कि परागकोश में क्या होता है कि द्विपालित संरचना बनती है। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं जिन्हें लघु बीजाणु धानी या परागधानी कहती हैं। ठीक है, तो अपन बात करेंगे परागकोश के स्फुटन की। तो परिपक्व परागकोश की भित्ति का फटना, ठीक है, क्या कहलाता है, वैसे परागकोश स्फुटन कहलाता है। देखो यहाँ भी यदि अपन बात करें तो परिपक्व परागकोश की भित्ति का फटना, ठीक है, क्या कहलाता है, वैसे परागकोश स्फुटन कहलाता है। क्या कहलाता है, वैसे परागकोश स्फुटन कहलाता है। ठीक है, मैंने कहा परिपक्व परागकोश की भित्ति का फटना क्या कहलाता है भाई, परागकोश स्फुटन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि अपन कहेंगे परागकोश के परिपक्व होने पर उसकी मध्य परत, जिसको मिडिल लेयर कह रहे थे अपन, ठीक है, मध्य परत और टेपिटम जो स्तर होता है, जो सबसे आंतरिक स्तर या विकसित स्तर होता है, क्या हो जाता है, अपासित हो जाता है। क्या हो जाता है, ये अपासित या नष्ट, स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि जैसे ही परागकोश क्या होता है, परिपक्व होता है, तो उसका मध्य परत या टेफिटम कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, अपहासित हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद केवल क्या बचती है, वैसे एक अधिचर्म, मैंने कहा बाह्य त्वचा बचती है, अंतस्थ थीसियम या इसी को कहेंगे अपन क्या, एंडोथीसियम कहते हैं। इसकी कोशिकाएं शेष रह जाती हैं। इसके बाद दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ के परागपुटों, मतलब परागपुट का मतलब होता है लघु बीजाणु धानी, ठीक है, परागपुटों के मध्य का पट क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आपने देखा कि यहाँ एक तो परागपुट ये रहा, ठीक है, और एक परागपुट ये रहा, तो दोनों परागपुट हैं, इनके बीच का जो पट होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, स्वतः ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार एक ओर के परागपुट होते हैं, ये जो एक ओर के परागपुट हैं ये, ठीक है, ये दोनों परागपुट हैं, इनके मध्य जो पाए जाने वाले पट क्या हो जाते हैं, वैसे नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होने के बाद ये दोनों परागपुट क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। ठीक है, जब ये दोनों परागपुट एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, वैसे संपर्क में आते हैं, तो परिपक्व होने पर, ठीक है, तो परिपक्व होने पर अंतस्थ त्वचा, ठीक है, मैंने बताया भी था आपको, अंतस्थ त्वचा, ठीक है, या अपन कहेंगे एंडोथीसियम की कोशिकाएं आर्द्रता ग्राही प्रवृत्ति की होती है। ठीक है, इनमें अल्फा सेल्यूलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं, जो शुष्क परिस्थितियों में परागकोश स्फुटन में क्या होती है, वैसे सहायक होती है। ठीक है, तो यहां मैंने कहा कि परिपक्व होने पर एंडोथीसियम से जल का ह्रास होता है। ठीक है, जल की क्या होती है, वैसे कमी होती है। ठीक है, जल का ह्रास होता है, जिसके फलस्वरूप कोशिकाओं की भित्तियों के भीतर, ठीक है, भीतर की ओर सिकुड़ने के कारण यहाँ ओस्ट कोशिकाएं, ठीक है, स्टोमियम कोशिकाएं या ओस्ट कोशिकाओं पर क्या बढ़ता है, वैसे दाब बढ़ता है। ओस्ट कोशिकाएं क्या होती है कि यहाँ जो लघु बीजाणुधानी भित्ति होती है, ठीक है, उसमें जो ओस्ट कोशिकाएं होती है उनमें एंडोथीसियम की परत अनुपस्थित होती है। ठीक है भाई, तो ये कौन सी कोशिकाएं होती हैं, ओस्ट कोशिकाओं पर दाब बढ़ता है। ठीक है, अतः एक दूसरे से क्या हो जाती है, ये पृथक पृथक हो जाते हैं और परागकण क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो मैंने कहा ये परागकोश स्फुटन का नामांकित चित्र है। इसमें आपने देखा जैसे एक परिपक्व परागकोश लेते हैं तो उसमें 4 लघु बीजाणु धानियां होती है, द्विपालित संरचना होती है 1 और 2। ठीक है, दोनों पालियों में 2 कोष्ठ लगे होते हैं। प्रत्येक कोष्ठ को लघु बीजाणु धानी या परागपुट कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक परागपुट अपन कहेंगे 2 परागपुटों के बीच क्या पाया जाता है, वैसे पट पाया जाता है। तो जैसे ही परागकोश परिपक्व होता है तो ये पट के हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जिसके कारण दोनों परागपुट एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। ठीक है, इस समय मैंने बताया कि टेपिटम और मध्य परत क्या हो जाती है, वैसे नष्ट हो जाती है। तो अधिचर्म और क्या बचता है, वैसे एंडोथीसियम। ठीक है, एंडोथीसियम दोनों बचते हैं। तो एंडोथीसियम से जल का क्या होता है, ह्रास होता है, जिसके कारण क्या होता है, वैसे परागपुट, ठीक है,
में ओष्ठ कोशिकाएं होती है, ठीक है। ओष्ठ कोशिकाएं क्या करती हैं वैसे, ओष्ठ कोशिकाओं पर दाब बढ़ता है, जिसके कारण ये ओष्ठ कोशिकाएं, ये ओष्ठ कोशिकाएं ये होती हैं यहाँ, ठीक है, जिसके कारण ये ओष्ठ कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, और एक दूसरे से अलग होने के बाद पराकोष से पराकण बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार के होता है, एक परिपक्व पराकोष में क्या होता है, स्फुटन होता है। क्लियर है चीजें। इसके बाद जैसे अपन बात करेंगे, इसके बाद अपन जैसे बात करेंगे तो लघु बीजाणु या पराकण की संरचना की बात करेंगे अपन, ठीक है। लघु बीजाणु या पराकण की संरचना मैंने बताया भी था कि लघु बीजाणु चतुष्क, ठीक है, में कैलोज भित्ति का जैसे विघटन होता है, ठीक है, तो पराकण या लघु बीज तो क्या बनते हैं वैसे, पराकण बनते हैं। और इन पराकण को नर युग्मकोद्भिद की क्या कह देते हैं अपन, प्रथम कोशिका कहते हैं, ठीक है। इन पराकणों को क्या कह देते हैं अपन, नर युग्मकोद्भिद की क्या कहते हैं वैसे, प्रथम कोशिका कहते हैं। प्रत्येक पराकण एक कोशिकीय संरचना होता है, इसमें एक केंद्रक होता है, ठीक है, और ये अगुणित क्या होते हैं वैसे, गोल संरचना में पाए जाते हैं, जिसकी भित्ति क्या होती है वैसे, द्विस्तरीय होती है। द्विस्तरीय क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दो भित्ति के दो स्तर बनते हैं, जिसमें बाहर की ओर बाह्य चोल और अंदर की ओर क्या बनता है वैसे, अंतःचोल बनता है, मतलब एक्साइन और इंटाइन बनता है, ठीक है। अपन कहेंगे कि भिन्न भिन्न प्रजातियों के पराकण का आमाप या आकार क्या होता है वैसे, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। पराकणों का आकार क्या होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर व्यास का होता है, ठीक है भाई। तो अपन इनकी बात करेंगे, जैसे पराकण की संरचना की बात करेंगे, तो आपने देखा कि पराकण एक कोशिकीय अवस्था होती है, ठीक है, इसमें दो स्तर पाए जाते हैं। देखो पराकण क्या होता है वैसे, देखो यदि पराकण की बात करें अपन, ठीक है, तो पराकण मैं बताऊं आपको, पराकण क्या होता है, देखो पराकण क्या होता है, परागकण, ठीक है। परागकण क्या होता है, जैसे मैंने बताया परागकण क्या होता है, नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है, की प्रथम कोशिका है, ठीक है भाई। नर युग्मकोद्भिद की क्या होती है वैसे, प्रथम कोशिका होती है, ठीक है। और यदि अपन बात करें पराकण की, तो एक द्विकोशिकीय अवस्था है, ठीक है, द्विकोशिकीय अवस्था है, ठीक है। वैसे देखो एक कोशिकीय अवस्था होती है तब तो इसमें न तो कायिक कोशिका होती है, न ही जनन कोशिका होती है, मात्र क्या होता है, एक केंद्रक होता है, ठीक है, एक क्या होता है इसमें, केंद्रक होता है, ठीक है भाई। न तो इस समय कायिक कोशिका होती है, न ही क्या होती है वैसे, जनन कोशिका होती है, केवल इसमें पाया जाता है अगुणित केंद्रक पाया जाता है। जब परागकण क्या होता है, थोड़ा परिपक्व होता है, ठीक है, तो पराग स्फुटन से पूर्व उसमें कायिक कोशिका तथा जनन कोशिका बनती है। तो परागकण कौन सी अवस्था ग्रहण कर लेता है, द्विकोशिकीय अवस्था ग्रहण कर लेता है, ठीक है। इसमें क्या बनती है, एक तो कायिक कोशिका बनती है, एक तो क्या बनती है वैसे, कायिक कोशिका बनती है, ठीक है भाई, और दूसरा क्या बनता है वैसे, जनन कोशिका बनती है, जनन कोशिका, ठीक है भाई। तो ये दो कोशिकीय अवस्था होती है। यदि अपन बात करें जब पराकण परिपक्व पराकण होता है, ठीक है, परिपक्व पराकण होता है, परिपक्व पराकण, ठीक है भाई, ये तीन कोशिकीय अवस्था भी बनाता है, तो त्रिकोशिकीय अवस्था भी बनती है, त्रिकोशिकीय अवस्था, ठीक है भाई, त्रिकोशिकीय अवस्था भी बनती है। लेकिन इस समय एक तो होता है कायिक कोशिका, एक तो क्या होती है वैसे, कायिक कोशिका होती है, ठीक है भाई, और एक क्या होती है वैसे, जनन कोशिका होती है, ठीक है, दूसरी क्या होती है, जनन कोशिका होती है, जनन कोशिका, ठीक है भाई, दूसरी क्या होती है, जनन कोशिका होती है भाई। और इस जनन कोशिका की यदि बात करें अपन, ठीक है, तो इसमें क्या बनते हैं वैसे, दो नर युग्मक बनते हैं, क्या बनती है वैसे, नर युग्मक बनते हैं वैसे, ठीक है, दो क्या बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं, ठीक है, दो क्या बनेंगे वैसे, नर युग्मक बनेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जनन कोशिका का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रकों का निर्माण करता है, जिन्हें नर युग्मक कहते हैं। तो इस समय जो परागकण होता है वो तीन कोशिकीय अवस्था दर्शाता है, इसे त्रिकोशिकीय अवस्था भी कहते हैं। इसके साथ मैंने कहा
पराकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। यदि मैं अंकुरित पराकण की बात करूं, ठीक है, अंकुरित पराकण, ठीक है, अंकुरित पराकण की बात करते हैं अपन, अंकुरित पराकण की बात करते हैं तो अंकुरित पराकण क्या कहलाता है? वैसे नर युग्मक कहलाता है, ठीक है, नर युग्मकोद्भिद क्या कहलाता है? वैसे नर युग्मकोद्भिद कहलाता है, ठीक है भाई। अंकुरित पराकण क्या कहलाता है? वैसे नर युग्मकोद्भिद कहलाता है, ठीक है भाई। तो मैंने कहा कि पराकण की यदि बात करें अपन तो पराकण क्या होता है? नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होता ही है, ठीक है। इसमें अंकुरित पराकण क्या कहलाता है? नर युग्मकोद्भिद कहलाता है। एक कोशिकीय अवस्था बनती है तो केवल एक ही केंद्रक होता है। दो कोशिकीय अवस्था बनती है तो कायिक कोशिका और जनन कोशिका बनती है। जब तीन तीन कोशिकीय अवस्था होती है तो एक कायिक कोशिका और जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन द्वारा दो क्या बन जाते हैं? वैसे केंद्रक बन जाते हैं। उन्हीं को क्या कह देते हैं अपन? नर युग्मक कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ जैसे अपन बात कर रहे थे परागकण की संरचना, ठीक है भाई, तो मैंने कहा परागकण नर युग्मकोद्भिद की क्या होती है? वैसे प्रथम कोशिका होती है, ठीक है। परागकण क्या होती है? नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। देखो नर युग्मकोद्भिद की क्या होती है? प्रथम कोशिकीय अवस्था होती है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया अंकुरित परागकण क्या कहलाता है? वैसे नर युग्मकोद्भिद कहलाता है, ठीक है भाई। तो प्रत्येक परागकण एक कोशिकीय अवस्था है, ठीक है। तो यहाँ एक सामान्य परागकण लिया जाता है। तो इस समय जो परागकण होता है उसमें केवल एक ही केंद्रक होता है, ठीक है। तो न तो कायिक कोशिका होती है, नहीं जनन कोशिका होती है। इस समय क्या होता है? मात्र अगुणित केंद्रक होता है, एक केंद्र की होता है। देखो यहाँ एक केंद्र की दे रखा है और अगुणित एवं कौन सी संरचना बनती है? वैसे गोल संरचना बनती है जिसकी भित्ति द्विस्तरीय होती है। इसमें द्विस्तरीय में क्या होता है? एक तो क्या बनती है? वैसे बाह्य चोल बनती है, एक तो क्या बनती है? बाह्य चोल, और दूसरी क्या बनती है? वैसे अंतः चोल बनती है, ठीक है। दूसरी क्या बनती है? वैसे अंतः चोल बनती है, ठीक है। तो मैंने कहा दो स्तरीय अवस्था बनती है, एक तो बाह्य चोल और दूसरी क्या होती है? अंतः चोल होती है। भिन्न भिन्न प्रजातियों के जो परागकण होते हैं उनका आकार या आमाप क्या होता है भाई? भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। लेकिन औसतन माना जाता है कि परागकणों का आकार 20 से 50 माइक्रोमीटर व्यास का होता है, ठीक है। जो परिवर्तनशील परागकण होते हैं वो 20 से 50 माइक्रोमीटर व्यास के होते हैं। यदि अपन सबसे छोटे आकार के परागकणों की बात करें तो मायोसोसिटस एल पेस्टिस का होता है और इसका आकार होता है मात्र 10 माइक्रोमीटर व्यास का होता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि सबसे जो छोटा परागकण होता है वो मायोसोसिटस एल पेस्टिस का होता है जिसका आकार क्या होता है? वैसे मात्र 10 माइक्रोमीटर व्यास का होता है, ठीक है। इसके बाद जैसे अपन बात कर रहे थे कि सबसे बड़े आकार का जो परागकण होता है वो किसका होता है? मीराबिलस जलापा का होता है, ठीक है। किसका होता है? वैसे मीराबिलस जलापा का होता है और इसका आकार 200 माइक्रोमीटर व्यास का होता है, ठीक है। इसका आकार क्या होता है? वैसे 200 माइक्रोमीटर व्यास का होता है, ठीक है। इसका आकार कितना होता है? वैसे 200 माइक्रोमीटर व्यास का होता है भाई, ठीक है। इसके साथ जैसे ही अपन बात कर रहे थे आगे कि परागकण दो आवरणों से घिरा होता है, ठीक है। परागकण क्या होता है? वैसे दो आवरणों से घिरा होता है जिसमें मैंने बताया था बाहर की ओर क्या होता है? बाह्य चोल, और अंदर की ओर क्या होता है? अंतःचोल होता है, ठीक है। बाह्य चोल को एक्साइन कहते हैं और अंतःचोल को क्या कह देते हैं? वैसे इंटाइन कहते हैं, ठीक है भाई। क्या कह देते हैं? वैसे इंटाइन कहते हैं। जैसे अपन ने बात की, जैसे मान लो ये परागकण है, ठीक है। ये क्या है? वैसे परागकण होता है ये, देखो भाई जैसे अपन परागकण की संरचना ले रहे थे तो ये तो क्या होता है? इसकी बाह्य चोल होती है, ठीक है भाई। ये तो क्या होती है? इसकी बाह्य चोल होती है, ठीक है। इसको एक्साइन कहते हैं। क्या कह देते हैं? वैसे एक्साइन कहते हैं वैसे, ठीक है भाई। और ये क्या होते हैं? वैसे जनन छिद्र होते हैं। ये क्या होते हैं? जनन छिद्र होते हैं, ठीक है भाई। जर्म पोर कहते हैं इनको। और यदि यहाँ थोड़ा अंदर की ओर जाते हैं
तो ये क्या होता है वैसे अंतःचोल होता है। क्या होता है? अंतःचोल। ठीक है, क्या होता है? ये इंटाइन होता है। ठीक है, इंटाइन होता है भाई। ठीक है, क्या होता है? इंटाइन होता है। और ये क्या होता है वैसे? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। ठीक है, ये क्या होती है? इसकी रिक्त धानी, अपन कहेंगे कि रिक्तिका होती है। ठीक है, रिक्तिका होती है। ठीक है भाई, और इसमें क्या भरा होता है वैसे? ये जीव द्रव्य भरा होता है। ये क्या होता है वैसे? जीव द्रव्य होता है। यहाँ क्या होता है? मैंने बताया ना अभी कि परागकण दो कोशिकीय आवरण बनाता है। ठीक है, दो आवरणों से घिरा होता है, जिसमें बाहर की ओर क्या होता है? बाह्यचोल होता है। ठीक है, इसी को एक्साइन कहते हैं। और ये किससे बना होता है? ये एक स्पोरोपोलेनिन पदार्थ से बना होता है। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन किससे बना होता है? स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। जबकि अंतःचोल किससे बनी होती है वैसे? पेक्टिन एवं सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, किससे बनी होती है? पेक्टिन एवं सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, किससे बनी होती है? पेक्टिन एवं सेलुलोज से बनी होती है। ये जो स्पोरोपोलेनिन होती है, अपन कहेंगे बाह्यचोल की बात करेंगे तो ये कांटेदार धारीदार जालिकावत। ठीक है, और किससे बनी होती है वैसे? जनन छिद्र युक्त होती है। ठीक है, किससे बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। ये स्पोरोपोलेनिन होता है। ठीक है, ये स्पोरोपोलेनिन होता है। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन होता है। ठीक है भाई, एक क्या होता है? प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ होता है। प्रतिरोधक क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, प्रतिरोधक क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होता भी। ठीक है, प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ होता है। प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, इस कार्बनिक पदार्थ में कोई भी जैविक एवं भौतिक अपघटनों का कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है, जैविक एवं, ठीक है, जैविक एवं भौतिक अपघटनों का कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उच्च ताप एवं सुदृढ़ अम्ल, ठीक है, उच्च ताप सुदृढ़ अम्ल एवं क्षारकों का स्पोरोपोलिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब तक ज्ञात कोई भी एक ऐसा एंजाइम नहीं है जो इस स्पोरोपोलिन का अपघटन कर सके। इसलिए परागकण क्या होते हैं? जीवाश्मों की भांति लंबे समय तक क्या रहते हैं वैसे? संरक्षित रहते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं जनन छिद्रों की। तो जनन छिद्र बाह्यचोल में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म छिद्र में संरचना बनती है। ठीक है, जहां से होकर परागनलिका निकलती है। एक बीजपत्री पादपों में केवल एक ही जनन छिद्र पाया जाता है, जबकि द्विबीजपत्री पादपों में 1 से 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो यदि अपन आगे चलते हैं तो किसकी बात करेंगे? फिर अंतःचोल की बात करेंगे। ये क्या होती है वैसे? सतत संरचना बनती है। जैसे मैंने ये रेड कलर में दिखा रखा है, ये क्या होती है? अंतःचोल होती है, जो किससे बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। ठीक है, परागकण की संरचना की यदि बात करें तो ये मैंने बताया एक कोशिकीय अवस्था होती है, लेकिन जैसे जैसे परागकण का अपन कहेंगे परागकण परागकोश से मुक्त होते हैं तो उससे पूर्व इसमें दो कोशिकीय अवस्था बनती है। एक तो क्या बन जाती है? कायिक कोशिका, और दूसरी क्या बन जाती है? जनन कोशिका बन जाती है। कायिक कोशिका आकार में क्या होती है? बड़ी होती है, और जनन कोशिका क्या होती है? आकार में छोटी होती है। लेकिन जनन कोशिका में क्या होता है? सघन जीव द्रव्य, ठीक है, पाया जाता है, जो कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे वैसे परागकणों की संरचना की। ठीक है, तो मैंने बताया परागकण दो आवरणों से घिरे होते हैं, जिसमें क्या होता है? एक बाह्य आवरण होता है जिसे बाह्यचोल कहते हैं। बाह्यचोल क्या होता है? एक्साइन होता है। बाह्यचोल क्या होता है भाई? एक्साइन होता है। ये एक मोटा होता है। ठीक है, मोटा अलंकृत, ठीक है, एवं खुरदरा होता है। मैंने बताया ना, कांटेदार धारीदार जालिकावत। ठीक है, तो बाह्यचोल एक विशेष रासायनिक पदार्थ किससे बनी होती है वैसे? स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। इस शब्द को याद रखना है क्योंकि अधिकांशतः पूछा जाता है बाह्यचोल किस पदार्थ से बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। ये स्पोरोपोलेनिन क्या होता है? कैरोटीनॉइड का ऑक्सीकारक बहुलक होता है। ठीक है, कैरोटीनॉइड का क्या होता है? ऑक्सीकारक बहुलक होता है। और इस पदार्थ पर, किस पर? स्पोरोपोलेनिन पर, ठीक है, स्पोरोपोलेनिन पर जैविक अपघटन, ठीक है, इस अपन कहेंगे जो स्पोरोपोलेनिन होता है, इस पदार्थ के कारण परागकण गहरे रंग के होते हैं तथा बाह्यचोल का भौतिक एवं जैविक अपघटनों से क्या करता है? ये सुरक्षा करता है। अर्थात भौतिक एवं जैविक अपघटन स्पोरोपोलेनिन के कारण नहीं हो पाते हैं। ठीक है, फिर अपन बात कर रहे थे कि स्पोरोपोलेनिन के कारण परागकणों में
प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। मैंने बताया था एक प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इसी कारण परागकण जीवाश्मों की भांति लंबे समय तक क्या रहते हैं, वैसे संरक्षित रहते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि जो स्पोरोपोलिनिन होता है एक प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ होता है। अब तक कोई भी ज्ञात ऐसा एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलिनिन का क्या कर सके, अपघटन कर सके। इसलिए परागकण जीवाश्मों की भांति लंबे समय तक क्या रहते हैं, वैसे संरक्षित रहते हैं। फिर बात करेंगे अपन अंत्यचोल की। तो अंत्यचोल को क्या कह देते हैं अपन, इंटाइन कहते हैं। ये क्या होता है, वैसे अत्यंत पतला, मृदु, ठीक है, मृदु एवं कोमल झिल्ली युक्त सदृश्य होता है। तो मैंने बताया भी था कि जैसे अपन बात कर रहे थे, ये जो आवरण होता है, ठीक है, ये जो आवरण होता है, ठीक है, ये किसका होता है वैसे, ठीक है भाई, ये स्पोरो अपन कहेंगे बाह्य अंत्यचोल का होता है, जो किससे बना होता है, सेलुलोज और पेक्टिन से। ठीक है, तो ये अंत्यचोल क्या होता है, जीव द्रव को ढके रहता है। और ये किससे बना होता है, सेलुलोज एवं पेक्टिन से बना होता है, मतलब पेक्टो सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, बाह्यचोल के आवरण में कुछ छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें क्या कह देते हैं, जर्म पोर, जनन छिद्र कहते हैं। ठीक है, क्या कह देते हैं अपन, जनन छिद्र कहते हैं, जहां स्पोरोपोलिनिन क्या होती है, अनुपस्थित होती है। जहां स्पोरोपोलिनिन क्या होती है भाई, अनुपस्थित होती है। और मैंने बताया भी था आपको, द्विबीजपत्री पादपों के परागकणों में, ठीक है, 3 जनन छिद्र होते हैं, जबकि एक बीजपत्री पादपों के परागकणों में केवल एक ही जनन छिद्र पाया जाता है। ठीक है, तो द्विबीजपत्री पादपों में देखो होता क्या है कि बाह्यचोल में छोटे छिद्र में संरचना बनती है, जहां से होकर परागनलिका बाहर निकलती है। ठीक है, उसे परागकणों का अंकुरण कहते हैं। तो एक बीजपत्री पादपों में केवल एक ही जनन छिद्र होता है, जबकि द्विबीजपत्री पादपों में कितने जनन छिद्र होते हैं, वैसे 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, परागकणों के अंकुरण के समय अंत्यचोल जनन छिद्र से होकर क्या करती है, वैसे एक अतिवृद्धि या अपन कहेंगे पराग नलिका का निर्माण करती है। ठीक है, पराग नलिका के रूप में क्या निकलती है, बाहर निकलती है। और इसी को क्या कहते हैं अपन, परागकणों का अंकुरण कहते हैं। तो अपन बात कर रहे थे परागकणों की संरचना की। ठीक है, तो मैंने बताया भी था आपको कि परागकणों की संरचना में क्या होता है कि 2 आवरण होते हैं, एक तो बाह्यचोल, एक अंत्यचोल। बाह्यचोल स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, अंत्यचोल सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिनिन, ठीक है, एक अपन कहेंगे कैरोटीनॉइड का ऑक्सीकारक बहुलक होता है, जो परागकणों को भौतिक एवं जैविक अपघटनों से क्या करता है, सुरक्षा करता है। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, जिस पर सुदृढ़ ताप, अम्ल एवं क्षारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब तक ज्ञात कोई भी एक ऐसा एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलिनिन का अपघटन कर सके। इसीलिए परागकण जीवाश्मों की भांति क्या रहते हैं, वैसे संरक्षित रहते हैं। ठीक है, अंत्यचोल सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, जो सतत संरचना बनाती है। और अंत्यचोल क्या होती है, बाह्यचोल में उपस्थित जनन छिद्रों से होकर बाहर निकलती है। ठीक है, जिसे अपन कहेंगे, जिसे पराग नलिका कह देते हैं। ठीक है, इसी क्रिया को क्या कहेंगे, परागकणों का अंकुरण कहते हैं। ठीक है, तो अपन जैसे बात कर रहे थे देखो यहां अपन परागकणों की संरचना के बारे में बात कर रहे थे। वैसे मैंने बताया भी था आपको परागकणों की संरचना बनाकर, तो ये तो क्या होती है, इसमें रिक्तिका होती है, खाद्य धानी होती है। यहाँ पोषक पदार्थों का क्या होता है, वैसे संवहन होता है। ठीक है, संचय होता है। यहाँ ये क्या होते हैं, वैसे जनन छिद्र होते हैं, जर्मपोर कहलाते हैं। मैंने बताया ना क्या कहलाते हैं, ये जर्मपोर कहलाते हैं। ये क्या होती है, इसकी बाह्य त्वचा होती है। ठीक है, बाह्य चोल होती है, एक्साइन होती है। और इसके अंदर जो सतत संरचना बनती है वो क्या होती है, वैसे अंत्यचोल बनाती है। इसमें क्या होता है, ये अगुणित केंद्रक होता है। क्या होता है, अगुणित केंद्रक होता है, जो आगे जाकर कायिक कोशिका तथा जनन कोशिका बनाता है। ठीक है, इसलिए मैंने बताया भी था आपको कि परागकण एक कोशिकीय संरचना में भी होता है, 2 कोशिकीय संरचना में भी होता है, और 3 कोशिकीय संरचना भी बनाता है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। आगे अपन पढ़ेंगे वैसे परागकणों के लाभ हानि, पराग बैंक, पराग भंडार। ठीक है, परागकणों के जीवन काल, तो आगे बात करेंगे वैसे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, धन्यवाद।